Hi everybody, I'm Shabana, sharing with you my journey through fight with cervical cancer. अगर आपको ये पूरी जर्नी शुरू से देखना है, the day when it was detected, the day when it was diagnosed, तो आपको मेरे नंबर 1 वीडियो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप इस जर्नी को, इस सीरीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा ये एफ़र्ट लोगों को मोटिवेट करने का, उनको गाइड करने का, उनमें एक होप जगाने का, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो आपको मेरा हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उसको देख पाएंगे। मैं वीडियोस लंबे नहीं बना रही हूँ, मुझे मालूम है इस जद्दोजहद भरी ज़िंदगी में लोगों के पास समय ही सबसे ज़्यादा कम है, बाकी सब तो बहुत सारा है, बट टाइम इज़ वन थिंग विच इज़ रियली स्केर्स। सो शॉर्ट वीडियोज़ हैं, इनको आप देखेंगे और अगर आपको लगता है किसी के साथ आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर करिए, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। मैं ऑलरेडी मुझे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं और मैं बहुत खुशनसीब महसूस कर रही हूँ अपने आप को कि मैं अपने जर्नी के थ्रू ऑलरेडी कुछ लोगों को मोटिवेट कर पाई जिन्होंने होप छोड़ना शुरू कर दी थी। लाइफ में वो होपलेस हो गए थे इस बीमारी के बाद या दूसरी कोई इस तरह की किसी बीमारी के बाद, और उन्हें लग रहा था कि अब कुछ फ़ायदा नहीं है जीने का, नाउ देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, दे वर गोइंग इन डिप्रेशन। सो उनको हेल्प मिल रही है मेरे वीडियोस देख के, मुझे देख के कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, 90% इज़ माइंडसेट। सो आगे बढ़ते हैं। मेरा लास्ट डे ऑफ रेडिएशन एंड कीमो एंड वी वेंट टू आवर ऑन्कोलॉजिस्ट। हम उनसे जाके मिले और उनको बोला कि सर आज लास्ट डे था और मैंने जो आपको बताया था कि सोनोग्राफी उन्होंने सजेस्ट की बिकॉज मेरे स्टमक में कुछ पेन हो रहा था, फील हो रहा था, तो उसके लिए मुझे पोस्ट वॉइड सोनोग्राफी के लिए वॉशरूम भेजा गया कि आपको यूरिनेशन करके आना है। उस इतने बड़े हॉस्पिटल में जहां हज़ारों लाखों मरीज़ों का इलाज हो रहा है, ये मैं इंदौर की बात कर रही हूँ, CHL के बगल में जो कैंसर CSR हॉस्पिटल है वो उसकी बात कर रही हूँ मैं। वहाँ पे एक सिंगल टॉयलेट जो कि गंदा, अनअटेंडेड, नो वाटर, नो हाइजीन, और पेशेंट एक लो इम्यूनिटी कैंसर पेशेंट वहाँ जा रहा है। तो वही हुआ जिसका डर था। मुझे UTI कैच हो गया, बहुत ज़बरदस्त एक गंदा वाला ढीठ वायरस का मुझे इन्फेक्शन हो गया और वो लास्ट डे था। इसके बाद बहुत कुछ मैंने सफ़र किया। अगले सोचिए आप, फरवरी 18 को सर्जरी से लेके जून 15 तक मेरा कैंसर वाला पार्ट ओवर हो चुका था, मेरा ट्रीटमेंट पूरा सही हो चुका था। शायद जुलाई से मैं बिल्कुल ठीक होके वापस ज़िंदगी की दौड़ में शामिल हो जाती, मगर इस UTI ने मेरे अगले 4 महीने पूरे बिगाड़ दिए। बहुत बुरी हालत हो गई और जो मेरी कैंसर में नहीं हालत इतनी बिगड़ी थी जितनी इस UTI ने मुझे बिगाड़ दी, क्योंकि वो क्रॉनिक हो गया। 2 महीने तक लगातार 103 104 बुखार मुझे चढ़ा, मेरा एपेटाइट ज़ीरो हो गया, खाना नहीं खाया जा रहा था, वॉमिटिंग सेंसेशन सुबह आँख खुलते ही साथ शुरू हो जाता था, इवन ब्रश करना भी मुश्किल हो जाता था क्योंकि ब्रश करते करते भी वॉमिट होने लगती थी। तो ये UTI ने किया। और क्या ये मेरी गलती थी? नहीं। मैं अगर ये मेरा वीडियो किसी भी हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ या जो हॉस्पिटल के एडमिन डिपार्टमेंट किसी तक पहुँचे या वो इसको देखें, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ये बेसिक फैसिलिटीज़ पे ध्यान दीजिए। टॉयलेट इज़ वेरी बेसिक फैसिलिटी जो होना ही चाहिए। ए क्लीन हाइजीनिक टॉयलेट इज़ द राइट ऑफ अ पेशेंट। तो वहाँ से UTI कैच हुआ, बट एक दिन में एकदम से UTI के इतने सिम्टम्स नहीं थे। बट लास्ट डे हमें पता चला, हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया कि शबाना आपको अभी 2 से 3 इंटरनल रेडिएशन लेने पड़ सकते हैं। मेरा सर्वाइकल कैंसर था क्योंकि लोअर एब्डोमेन, यूट्रस रिमूव हुआ था यूट्रस के मुंह पे ये मैलिग्नेंट गठान थी जो कि निकाल दी गई थी, बट फिर भी उसको और सेफ करने के लिए एक्सटर्नल रेडिएशन 25 हो गए थे, 4 कीमो हो गए थे, मगर 2 से 3 इंटरनल रेडिएशन का उन्होंने सजेस्ट किया और मुझे एक गायनिक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया एक दूसरे हॉस्पिटल में। जहाँ हम उनसे जाके मिले तो उन्होंने पूरा मुझे प्रोसीजर समझाया। बोला तो यही कि आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना ईजी है, और हम वेजाइना के थ्रू कुछ
रॉड्स होती हैं, आपको वो डालेंगे और वो एक मशीन से कनेक्ट होके अंदर रेडिएशन आपको दी जाएगी। सुनने में बहुत आसान लगा, डॉक्टर ने प्रेजेंट भी ऐसे ही किया कि बहुत इजी होगा, अभी जो आपने अभी तक जो सहा है उससे सबसे इजी होगा ये पार्ट। बट मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इट वॉज़ नॉट द ईजी पार्ट, इट वॉज़ नॉट एट ऑल द ईजीएस्ट पार्ट। बहुत मेंटल ट्रॉमा था, बहुत फिज़िकल ट्रॉमा था उसमें, एंड ऑफ कोर्स फिर सारे टेस्ट हुए, ये हुआ। मगर ये इंटरनल रेडिएशन वाला मामला डिले हो गया 1-1.5 महीना, बिकॉज़ ये बुखार में नहीं दिया जा सकता था और मुझे बुखार जा ही नहीं रहा था। एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक, कोर्सेज़ पे कोर्सेज़ चालू थे, जिससे मेरी हालत और ख़राब होती जा रही थी। गर्मी बॉडी में और ज़्यादा बढ़ रही थी। कीमो रेडिएशन की गर्मी तो थी ही, गर्मी का महीना था मई और जून, और ये दवाइयों का इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट दवाइयों के कैसे कैसे होते हैं। फॉस्फोमाइसिन मेडिसिन मुझे दी जा रही थी, जिसकी वजह से पेचिश, खूनी दस्त, ब्लडी स्टूल्स ये पास हो रहे थे। आप सोचिए, जिसकी बॉडी में ऑलरेडी हीमोग्लोबिन डाउन होते होते 7 रह गया हो, उसके साथ स्टूल में भी ब्लड पास होने लगे तो क्या हालत होगी। मैं टॉयलेट जाती थी, मेरे हस्बैंड बाहर खड़े रहते थे, दरवाज़ा कभी मत लगाना, उन्हें डर था मैं गिर ना जाऊं अंदर। मैं चेयर पे बैठ के हफ्ते में 1 बार या 2 बार मुश्किल से नहा पा रही थी। मैं 24 घंटे बस लेटी रहती थी, क्योंकि उठने पे बैठने पे चक्कर आते थे। घर की दीवारें पकड़ के चलना शुरू कर दिया था। ये हालत हो गई थी कमज़ोरी की। और उसके बाद जब थोड़ा सा कंट्रोल हुआ तो इंटरनल रेडिएशन की नौबत आई जाके जुलाई एंड और अगस्त इट वाज। 8 दिन के अंतराल में मेरे 2 इंटरनल रेडिएशन हुए। उसको देने के पहले डॉक्टर जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, मेरी फीमेल लेडी डॉक्टर हैं, वो उन्होंने मुझे क्लियरली बोला कि आप बहुत लेट हो गए हैं मैडम, यू आर सफरिंग विद कैंसर, डोंट फॉरगेट, ये इतना टाइम नहीं मांगता है, आपको जल्दी जल्दी बैक टू बैक होना था। मैंने कहा मैम इट इज़ नन ऑफ माई फॉल्ट, ये मेरी किस्मत है, आई एम डेस्टिन्ड, ऊपर वाली की जो मर्ज़ी है, आई हैव गिवन अप कम्प्लीटली, जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने कहा अब आप इतना लेट हो चुके हो कि आप करवाओ कि नहीं करवाओ एक ही बात है। आई सेड नहीं, माई हस्बैंड सेड नो, अगर ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है तो हम करवाएंगे, इफ़ेक्ट हो कि नहीं हो, यू लिव इट, आप तो करो आपका काम। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कर देती हूँ, बिकॉज़ मैंने कहा मेरी तो हर चीज़ शुरू से ही लेट हो रही है। सर्जरी के बाद अगर वो टाँके नहीं गड़बड़ होते तो वापस से पेट नहीं खोला जाता, तो जल्दी हील अप हो जाता, तो टाइमली रेडिएशन ऑन कीमो शुरू हो जाता, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हर चीज़ डिले होती गई फॉर नन ऑफ माई फॉल्ट। ओटी एक्वायर्ड बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, ये क्या मेरी गलती थी? हॉस्पिटल के गंदे टॉयलेट से मुझे यूरिन इन्फेक्शन हुआ, क्या ये मेरी गलती थी? बट मैंने सफ़र किया, लाखों रुपए खर्च हुए इन सब में। मेंटल ट्रॉमा का तो मैं आपको कोई हिसाब भी नहीं दे सकती। फिज़िकल टॉर्चर जो मैंने सहा उसका तो देयर इज़ नो लिमिट टू इट। वॉज एट माई फॉल्ट? क्या हम इन चीज़ों को सुधार नहीं सकते? जब हम लाखों एक पेशेंट से लेते हैं, क्या हम एक बेसिक सा साफ टॉयलेट नहीं दे सकते उसको? सो दिस इज़ इट। क्या ओटी में डॉक्टर्स या नर्सेज स्ट्रिक्टली अपने मोबाइल बाहर रख के नहीं जा सकते? मेरा जब सर्जरी हो रही थी पहली बार, एवरीबडी वॉज कैरिंग अ मोबाइल इनसाइड द ओटी। मेरी एनेस्थेसिस्ट सर पे खड़े होके और घर पे बात कर रही थी अपने बच्चे से मोबाइल से। मैंने ऐसा सुना है कि मोबाइल में एक टॉयलेट सीट से ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, सुना है, आई डोंट नो, आई हैवंट चेक द रियलिटी। बट मोबाइल जैसी चीज़ क्या सर्जरी के दौरान ओटी में होना चाहिए? क्या ये बाहर नहीं रखवा ली जाना चाहिए? सो ये मेरे कुछ सवाल हैं, और अगर इसको कोई आगे बढ़ा सके तो प्लीज़ बढ़ाए। ये सब चीज़ें बैन होना चाहिए। हो सकता है मेडिकल प्रोफेशन वालों के लिए वो 1000वां ऑपरेशन हो, मगर उस मरीज़ की ज़िंदगी का वो पहला ऑपरेशन है। उसकी जान उसके लिए और उसके घर वालों के लिए बहुत कीमती है। इतना कैजुअल एटीट्यूड आई थिंक नहीं होना चाहिए किसी का भी। सो एनीवे 2 इंटरनल रेडिएशन हुए, और उसके पहले लगातार कैथेटराइजेशन एंड एंटीबायोटिक्स का कोर्स।
हाईएस्ट एंटीबायोटिक मुझे जो रेफ़र की गई कि अब आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ, आपको 5-5 हज़ार के 15 इंजेक्शन लगेंगे, एंड दिस इज़ द लास्ट थिंग वी हैव। इससे भी अगर नहीं क्योर होता है आपका यूटीआई, सो आई डोंट नो व्हाट इज़ टू बी डन। दिस इज़ द वर्डिक्ट ऑफ अ वेरी सीनियर मोस्ट डॉक्टर इन इंदौर। और ये सबसे जूझते हुए मैं ज़िंदगी से हार मानने लगी। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम when I started crying. Crying is a small word, howling. मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मैं अपने बच्चे की शक्ल नहीं देख पाऊंगी अब। शायद कैंसर से तो जीत गई मगर यूटीआई से हार जाऊंगी। एंड इस टाइम पे एक एंजल डॉक्टर मेरी ज़िंदगी में ऊपर वाले ने भेजा, और उन्होंने बैक टू बेसिक जिसे कहते हैं, बेसिक पे जाके सेप्ट्रॉन जैसी 2 रुपए की गोली से मेरा बुखार नॉर्मल लाए, और एक बेसिक सा कोर्स करके सबसे पहले कैथेटराइजेशन बंद कराया। उन्होंने कहा ये टॉर्चर बंद करो, प्रेशर बनाया जा सकता है, यूरिन इवैक्यूएट हो सकता है। वो यंग डॉक्टर हैं, नई पढ़ाई है उनकी, एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द टाउन। तो उन्होंने फिर मुझे संभाला। ये मेरी कोई दुआ या मेरे किसी अपने की कोई दुआ कबूल हुई थी जो डॉक्टर ने उन्हें भेजा मेरे ज़िंदगी में, जो अल्लाह ने उन्हें भेजा मेरी ज़िंदगी में। तो उनके ट्रीटमेंट से जब मेरा बुखार कंट्रोल हुआ, तब मेरा इंटरनल रेडिएशन हुआ, और उसके बाद ये हुआ कि भाई जो स्टेंट डाले गए थे मेरे यूरेटर में ड्यूरिंग सर्जरी, उनको अब बदला जाना चाहिए क्योंकि शायद उसमें इन्फेक्शन हो गया है। एंड मेरी रीस्टेंटिंग हुई, मतलब मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट ने बोला, इंटरनल जिन्होंने रेडिएशन किया था, कि रेडिएशन के इफ़ेक्ट चलते रहेंगे 4-5-6 महीने तक, कहीं यूरेटर चिपक ना जाए और ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम में ना आ जाओ आप। इसलिए अगर आप स्टेंट निकाल रहे हैं तो वापस से स्टेंट आपको लगवाना पड़ेगा फॉर अनदर 6 to 8 months। और वो स्टेंट्स वापस डले, मेरा बुखार कंट्रोल हुआ, और मैं फिर से, देखिए सबसे अच्छी बात ये होती थी कि जब बीमारी पूरी तरह हावी होती थी तो मैं एकदम डाउन हो जाती थी, मगर जैसे ही चीज़ें थोड़ा सा भी कंट्रोल में आती थी, मेरा बुखार थोड़ा सा कंट्रोल में आना बंद हुआ, और मैं बिल्कुल एकदम फुल विगर के साथ लाइफ में वापस आ जाती थी। मेरा 9 आवर्स का 8 आवर्स का जॉब मैं करने लगती थी, लोगों की जो मैं हेल्प करती हूँ हेल्थ से रिलेटेड, वो मैं करने लगती थी, एंड आई यूज्ड टू बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। आई यूज्ड टू स्टार्ट गोइंग टू पार्टीज़, टू वेडिंग्स, और घूमना फिरना सब जारी हो जाता था, क्योंकि बॉडी में इतनी इनर स्ट्रेंथ थी, दिमाग में भी इतनी स्ट्रेंथ थी और बॉडी में भी इतनी इनर स्ट्रेंथ थी, बिकॉज एक बहुत अच्छा बेहतरीन न्यूट्रिशन मैं काफ़ी लंबे समय से अपनी बॉडी को दे रही हूँ। ओके, ये जर्नी तो अभी कंटिन्यू रहेगी दोस्तों, इट हैज़ नॉट कम टू द एंड, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सी यू ऑल टुमारो।